तो वक्त अपना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी, सबसे पहले बात होगी कोरोना महामारी की। जी हां, क्योंकि ये जो दूसरी लहर है ये विध्वंसक है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने अब इतनी गति पकड़ ली है कि सभी लोग असहाय महसूस करने लगे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के तमाम जतन के बाद भी अप्रैल महीने में इसके संक्रमण की गति लगातार बढ़ती जा रही है और ये 8 से 9 गुना तेज है। प्रदेश में बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना वायरस टेस्ट की जो रिपोर्ट सामने आई है वो काफी डरावनी है। 24 घंटे में सूबे के अंदर 27,357 नए संक्रमित लोग मिले हैं और 24 घंटे में 120 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यानी कि ये लोग कोरोना के सामने घुटने टेक चुके हैं और अपनी जान इन्होंने गंवा दी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता देखा जा सकता है। प्रदेश की सरकार ने हर वीकेंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। केवल स्वच्छता संबंधी और आपातकालीन सेवाओं को ही अनुमति होगी। आपको बता दें कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कल रात 8 बजे से 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू शुरू हो चुका है। ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चिकित्सा सेवाएं, किराना की दुकानें, रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी की अनुमति होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए आगे काम बढ़ाया जाएगा। क्या रहेगा बंद? बाजार, हाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से आप होम डिलीवरी करा सकते हैं लेकिन आप वहां पर बैठकर खा नहीं सकते हैं। तो क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, इस पर कोई संशय मत रखिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ में अभिनव मौजूद हैं कानपुर से, गोरखपुर से सुभाष हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे। अविनाश, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? लॉकडाउन या यूं कहें कि आंशिक लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू जारी है लेकिन सड़कों का क्या हाल है? क्या लोग पाबंद नजर आ रहे हैं क्या? अविनाश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, क्या हाल है ग्राउंड जीरो पर अविनाश? जी बिल्कुल, मुझे आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में जिस तरह से कोरोना के लगातार मामला बढ़ रहे हैं उसको लेकर प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले किए। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हूँ, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है। यहाँ पर किसी भी तरीके की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर रखी। ये रास्ता ठीक है अभिनव, जिस जगह पर मौजूद थे वो बापू चौक की तरफ जाता है ये रास्ता, और आपने देखा कि रास्ते पर पंछी भी पर नहीं मार रहा है। इस समय सीधे रुख करते हैं कानपुर का। अभिनव हमारे साथ कानपुर से मौजूद हैं। अविनाश, हम आपका रुख दोबारा करेंगे। अभिनव, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं औद्योगिक क्षेत्र कानपुर से? क्योंकि जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हुआ है वो काफी अहम है चेन ब्रेक करने के लिए। जी पूजा, आपको बता दूं कि कानपुर एक औद्योगिक नगरी है और कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को जो कोरोना की लड़ाई में कारगर साबित होंगे उनको छूट दी गई है कि उनके उद्योग खुले रहेंगे। मैं इस वक्त कानपुर के जिस मार्ग पर खड़ा हुआ हूं, यहाँ पर रोजाना इतनी भीड़ होती थी कि कई बार यहाँ पर व्यापारी आंदोलन कर चुके हैं यहाँ के अतिक्रमण और जाम से निजात दिलाने के लिए। लेकिन वर्तमान में मैं आपको दिखा दूं कि स्थिति क्या है कि यहाँ पर आवागमन थोड़ा बहुत तो है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भीड़ रहती थी वो भीड़ अब यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। वहीं वीकेंड कर्फ्यू का जो उद्देश्य था कि वीकेंड कर्फ्यू में पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा, तो अब से कुछ ही देर में कानपुर की महापौर नगर निगम में सफाई अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके बाद से पूरे शहर में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया बेहद जरूरी है क्योंकि ब्रेक द चेन जो ये कॉन्सेप्ट है इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम लोगों को सचेत करें, उनसे ये अपील करें कि भाई आप अपने घरों में रहिए ताकि शहर, आपका शहर, अपना शहर और अपना परिवार भी सुरक्षित रह सके। गोरखपुर से हमारे साथ सुभाष मौजूद हैं लगातार। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सुभाष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या?
चलिए, सुभाष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे। अविनाश हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अविनाश, जैसे आपके पीछे थोड़ी बहुत गाड़ियां नजर आ रही हैं, क्या पीछे पेट्रोलिंग पार्टीज वगैरह कुछ लगाई गई हैं क्या लोगों को पाबंद करने के लिए? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं लखनऊ पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड कर रखा है, किसी भी तरीके से आवाजाही पर यहाँ पर मना कर रखा है और लगातार अगर कोई अनावश्यक यहाँ पर रोडों पर घूम रहा है तो उसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाए जाना चाहेंगे कि ये हजरतगंज चौराहे की ये जो मार्केट है पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापार मंडल की बात की जाए तो कई ऐसे जहाँ पर बाजार लगते थे वहाँ पर व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों ने यहाँ पर इस चीज को बंद करके एक संदेश देने की कोशिश की है कि इस कोरोना महामारी में हम भी सरकार से मिलकर अपना योगदान इसमें देंगे। ठीक है अविनाश, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, ये जो एरिया की तस्वीर आप दिखा रहे हैं ये तस्वीर पॉश एरिया की है, लेकिन लखनऊ की जब हम बात करते हैं, राजधानी लखनऊ की, तो नया लखनऊ, पुराना लखनऊ और कई सारे क्षेत्रों में बटा हुआ है। कई ऐसे मोहल्ले हैं जो काफी कंजेस्टेड हैं, तो इन सारी एरियाज पर कैसे पाबंदी की जाएगी महकमे की तरफ से? इसके लिए क्या कोई रोड मैप तैयार किया गया है क्या? क्योंकि कई तो गलियां इतनी कंजेस्टेड हैं कि एक घर से निकलिए तो दूसरे घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें चाहे पुराना लखनऊ हो चाहे हजरतगंज के पौष इलाके की बात की जाए, लखनऊ पुलिस ने सभी जगह पर बैरिकेड कर रखा है और किसी भी तरीके से बाहर निकलने पर लोगों को पकड़ने लगा रखा है। ठीक है, ठीक है। सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? पहले ये आप कंफर्म कर दें। सुभाष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं हमारी टीम से कहूंगी कि एक बार फिर से सुभाष से कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि सीएम सिटी है, काफी ज्यादा अहम है। कानपुर का रुख करते हैं। अभिनव, तस्वीरें कैसी हैं ग्राउंड जीरो पर? ठीक वही सवाल मेरा भी आपसे कि कानपुर के कई सारे एरियाज ऐसे हैं जो काफी कंजेस्टेड हैं। जब हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर काफी कंजेस्टेड एरियाज भी देखने को मिलते हैं, तो उन क्षेत्रों में महकमे की तरफ से किस तरीके से पाबंद लोगों को किया जाएगा, उसके लिए क्या कोई रोड मैप तैयार किया गया है क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कानपुर का 20 से 25% ऐसा आबादी क्षेत्र है जो काफी घना है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। कल शाम से ही लगातार पेट्रोलिंग करी गई, पुलिस के द्वारा गश्त करी गई और लोगों को अवगत कराया गया कि ये जो 35 घंटे का कर्फ्यू है जो सोमवार सुबह 7 बजे तक चलने वाला है, इसमें किसी भी तरह का आवागमन सड़क से बाहर ना करें। और आम जनता से पुलिस ने अपील भी करी कि किस तरह से अपने घर में रहना है और घरों से बाहर नहीं निकलना है। वहीं अगर वर्तमान की बात करें तो लगातार पुलिस बैरिकेड करके पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और हर आवागमन जो भी व्यक्ति कर रहा है उससे लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर वो अगर सड़क पर निकला है तो किन परिस्थितियों में निकला है और क्यों बाहर निकला है। ठीक है, तो आपने कानपुर का हाल जाना, साथ में लखनऊ का हाल जाना। सुभाष से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सुभाष लगातार फ्रेम में खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें उनके बैकग्राउंड में देखने को मिल रही हैं वो साफ तौर पर इस तरह की तस्दीक कर रही हैं कि गोरखपुर के अंदर भी कहीं ना कहीं नियमों की पालना हो रही है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और लोग पाबंद हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ आगे और खास है। खास इस लिहाज से भी है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए विंध्यवासिनी मंदिर को 21 अप्रैल तक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। शनिवार को विंध्य पंडा समाज द्वारा आयोजित एक बैठक में यह फैसला किया गया। विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पंडा समाज ने 21 अप्रैल तक मंदिर बंद करने का फैसला किया है और सभी श्रद्धालुओं को घर जाकर पूजा पाठ करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि मां विंध्यवासिनी की आरती और पूजा नियमित रूप से जारी रहेगी, लेकिन दर्शन की अनुमति नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद साधु संतों ने हरिद्वार कुंभ को तय समय से 13 दिन पहले ही खत्म करने पर सहमति दे दी। जूना अखाड़े की इस घोषणा के बाद देर शाम अग्नि और आवाहन अखाड़े ने भी कुंभ मेला समाप्त करने की घोषणा करी। आपको बता दें कि यह कुंभ मेला 30 अप्रैल तक चलना था, लेकिन लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण तय समय से पहले ही मेले का आयोजन समाप्त करने का फैसला लिया गया। तो बेहद खास बात, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब कुंभ को पहले खत्म करना पड़ा हो, लेकिन पीएम मोदी की अपील के बाद और समाज पर बढ़ते इस कहर के बाद कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया कि हरिद्वार को 13 दिन पहले कुंभ को खत्म किया जाए। मनीष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़े हैं। मनीष,
मनीष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, कैसे सहमति बन पाई? क्योंकि लगातार जब हम ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर डाल रहे थे तो उस दौरान अखाड़ों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी, ऊहापोह की स्थिति थी। प्रधानमंत्री की अपील के बाद एकाएक सहमति बनती है, धीरे धीरे जमीन तैयार होती है और अब 13 दिन पहले कुंभ समाप्त कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल पूजा, ये बता दें कि जिस तरीके से जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े मिलकर के अखाड़ा परिषद बनाया जाता है और जो अखाड़ा परिषद के जो कुछ अखाड़े हैं उन्होंने इस कुंभ की समापन की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले अगर हम बात करें तो निरंजनी अखाड़े और जो इसका सहयोगी अखाड़ा था, जो आनंद अखाड़ा था, उसने सबसे पहले घोषणा करी कि जिस तरीके से कोरोना का कहर उत्तराखंड, देव की धरती उत्तराखंड में भी बरस रहा है, तो उसको लेकर के उन्होंने समापन की घोषणा करी। उसके बाद जूना अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, आह्वान और साथ में उसके किन्नर अखाड़ा, जो इनके सहयोगी अखाड़े हैं, इन्होंने भी कल घोषणा कर दी कि कुंभ का समापन किया जाए, जिससे कि ये जो बीमारी है इसको रोका जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं चैन टूटनी बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से साधु संत हरिद्वार के अंदर अभी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, अपनी छावनी यहाँ पर बसा रखी है, उससे कहीं ना कहीं एक संकट और पैदा हो गया, जिससे कि ये जो महामारी है ये पूरा रूप ना ले ले पूजा। पर अगर हम देखें पूजा की जो बैरागी संत हैं, अभी बैरागी संतों का ये नहीं कहना है, उनका ये मानना है कि हम 27 का जो स्नान है उसको करेंगे, जबकि जो दूसरे अखाड़े हैं उन्होंने ये बात की है कि हम जो स्नान, जो 27 तारीख का जो शाही स्नान है, उसको एक सांकेतिक तौर पे करेंगे। और पूजा, मैं दिखा भी दूं कि मैं इस समय जूना अखाड़ा में खड़ा हुआ हूँ और जूना अखाड़ा की जो पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी जो ये टेंट बने हुए थे, ये जो छावनी जो बनी हुई थी, ये आज सारी खाली हो गई है। यहाँ पर जो ये हवन जो बने हुए थे, जो इनमें जो 24 घंटे धूनी जलती थी, ये आज कहीं शांत हो गई है। सिर्फ इसके अंदर धोनी बिल्कुल शांत हो रखी है इस समय। मनीष जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या इतिहास में कभी ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, या पहले भी कभी ऐसा हो चुका है कि कभी कुंभ को पहले समाप्त करना पड़ा हो? देखिए पूजा, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इस तरीके से कि कुंभ का जो समापन है समय से हो गया। एक तो सबसे पहले कि इस बार जो कुंभ, जो अगर हम बात करें तो करीबन 4 महीने का कुंभ होता था, जो जनवरी 14 जो मकर संक्रांति का जो स्नान होता था उससे शुरू हो जाता था और करीबन मई तक कुंभ चलता था। ये 4 महीने का कुंभ होता था। पर इस समय जो कोरोना को देखते हुए इसको 1 महीने का कर दिया गया था, जो 1 से लेकर 30 अप्रैल तक का नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी था, जो कि अखाड़ों से सबसे बात करके करा था। पर जिस तरीके से तेजी से पूजा, ये बता दें कि कल ही करीबन 2700 के करीब उत्तराखंड के अंदर कोरोना संक्रमित केस आए हैं। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार भी 600 के करीब यहाँ निकले हैं। अगर हम बात करें तो हरिद्वार धर्मनगरी में करीबन 600, 500, 650 प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित केस यहाँ पर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की एक चिंता बन गई है कि किस तरीके से इसको तोड़ा जाए। और पूजा, ये भी बता दें हम आज दर्शकों को भी कि आज धर्मनगरी में, पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर बिल्कुल आज लॉकडाउन लगा दिया गया है। धर्मनगरी में भी आज लॉकडाउन लगा हुआ है। इस समय सन्नाटा यहाँ पर छाया हुआ है बिल्कुल। और जिस तरीके से जैसे श्रद्धालुओं की संख्या पहली यहाँ पर नहीं है, जो कि जिस साधु संतों को यहाँ पर देखने को मिल सकते थे, बिल्कुल लोगों में डर है और बहुत ज्यादा डर है। और इसी डर के मद्देनजर जो तस्वीरें आप पीछे निरंजन अखाड़े की दिखा रहे हैं वो लाजमी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा, भाजपा सरकार के काम और नीतिगत विफलताओं ने कोरोना संकट को भयावह बना दिया है। मुख्यमंत्री प्रशासन पर नियंत्रण खो चुके हैं। बिगड़ते हालातों का राज्यपाल को संविधान सम्मत संज्ञान तुरंत लेना चाहिए। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि हर रोज संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। डबल इंजन वाली सरकार जिन प्रदेशों में है, वहां कोरोना की दूसरी लहर के कहर ने झूठे दावों की पोल खोलकर रख दी है। अब बात होगी पंचायत चुनावों की। जी हां, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण में लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर समेत 20 जिलों में होने वाले चुनावों का प्रचार शनिवार को थम गया है। दूसरे चरण के चुनाव में सोमवार को सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान व्यवस्थित करने के लिए 23 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी पर्यवेक्षकों को पंचायत चुनाव में हर हाल में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
यूपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की संस्तुतियों पर 21 अप्रैल को पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रथम चरण के 9 जिलों में 20 पोलिंग बूथों पर फिर से मतदान कराया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान जिन जिन पोलिंग बूथों पर तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिली थी, उन क्षेत्रों में उन पोलिंग बूथों पर दोबारा से रीवोटिंग होगी, जिसमें झांसी एक है, जहां पर आप कुछ दिनों पहले तस्वीर देख पाए होंगे कि बैलेट बॉक्स को ही तोड़ दिया गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट आपके पास? रीवोटिंग का जो शेड्यूल है वो सामने आ चुका है और दूसरी तरफ दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है। देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से प्रथम चरण के चुनाव, पंचायत चुनाव का हुआ था, मतदान हुआ था, उसमें तमाम तरह की शिकायतें मिली थी। चाहे प्रयागराज की बात करें, हरदोई की बात करें, कानपुर नगर की बात करें, झांसी की बात करें, तमाम ऐसे जिले थे वहां से शिकायतें आई थी। पर्यवेक्षक से रिपोर्ट मांगी गई थी। जो चुनाव आयुक्त है मनोज कुमार ने रिपोर्ट मांगी थी कि किन किन जिलों में किस तरीके से गड़बड़ियां हुई, उसकी विस्तृत रिपोर्ट दीजिए। विस्तृत रिपोर्ट के बाद कल फैसला लिया गया आयोग द्वारा कि ये करीब 9 जिलों के करीब 20 बूथों पर पुनः मतदान कराया जाएगा, वो भी 21 तारीख को। जिस तरीके से पूजा इन बूथों पर धांधली हुई थी, चाहे फर्जी वोट डालने की शिकायत मिली थी या फिर वहां पर मतपेटिका जिस तरीके से तोड़फाड़, यहाँ पर मारपीट, तमाम ऐसी जो शिकायतें मिली थी, उसकी शिकायत पर जांच के बाद ये निर्णय लिया गया है। अब देखना होगा कि दोबारा जब मतदान 21 तारीख होगा, वहां पर पुलिस व्यवस्था के साथ साथ किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं प्रशासन चौकन्ना करेगी ताकि दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। पूजा, ये जो चुनाव पंचायत चुनाव होते हैं वो जमीनी चुनाव होते हैं। ऐसे में जो गांव में जो पार्टी बंदी कई वर्षों तक चला करती है, आपने देखा होगा कि चुनावी रंजिश में कई हत्याएं भी हो जाती है और बहुत काफी समय तक चलती रहती हैं। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ आयोग की भी इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि किसी असमंजस की ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, चुनाव शांतिपूर्वक हो, दोबारा चुनाव कराने की नौबत ना आए। जाहिर सी बात, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी वहां पर लापरवाही देखने को मिली होगी, वहां प्रशासन की लापरवाही रही होगी, तब ये सब इस तरीके से घटनाएं वहां पर हो पाई और दोबारा चुनाव का जो निर्णय लेना पड़ा। पूजा, आगे चुनाव आयोग का मुझे लगता है ध्यान देना पड़ेगा और जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारियां और दूसरे चरण के मतदान में बढ़ जाएंगी कि इस तरीके से घटनाएं ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, ताकि इस तरीके से हालात पैदा हो। पूजा, बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोहरी जिम्मेदारी है महकमे के ऊपर कि संवेदनशील जो जगहें हैं वहां पर शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न भी हो जाएं, साथ में कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो 20 पोलिंग बूथों पर मतदान होगा दोबारा से, और ये वो जगहें हैं जहां पर छुटपुट घटनाएं देखने को मिली थी, जिसके बाद संशय उत्पन्न हुआ और यहां पर रिवोटिंग कराई जाएगी। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पुनर्गठन के लिए हो रहे चुनावों में शनिवार को मुतवल्ली कोटे से कुल 7 लोगों ने नामांकन दाखिल किए हैं। मंगलवार को होने वाले चुनावों में इन 7 लोगों में से मुतवल्ली कोटे से 2 लोग चुने जाएंगे। जिन 7 लोगों ने नामांकन दाखिल किए हैं उनमें से बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के अलावा उनके गुट के ही 3 लोग और भी हैं। 3 अन्य नामांकन दाखिल करने वाले शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जव्वाद के गुट के बताए जा रहे हैं। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर अरशद रजा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरशद, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड का जो चुनाव के लिए नामांकन पूर्ण हो चुका है। इसमें 2 मुतवल्ली पद है, उसमें 7 लोगों ने नामांकन किए हैं। इसमें मेन वसीम रिजवी भी नामांकन में जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी नामांकन किया है। और मुतवल्ली जिसमें इब्ने हसन है, ये वसीम रिजवी के प्रस्तावक बने हुए हैं और इनके साथ के ही लोगों ने नामांकन के लिए अप्लाई किया हुआ है। और साथ साथ जो टोटल 7 लोग हैं उसमें कुछ मौलाना जवाद है जो उनके पक्ष के लोग भी हैं जिन्होंने नामांकन किया है। और इसमें भाजपा नेता सैयद फैजी हैं, उन्होंने भी नामांकन किया है। और साथ में 2 मुतवल्ली पदों के लिए इसमें टक्कर तेज चल रही है। और साथ ही साथ इसमें पूर्व सांसद नूर बानो है, उन्होंने भी नामांकन किया है। और चुनाव अधिकारी जो नाम के निर्देशन है, उन लोगों ने भी इसमें समीक्षा शुरू कर दी है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 10 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने प्रदेश में शनिवार को ही आला अधिकारियों को ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए जगह चिन्हित करते हुए युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए। इसके साथ ही सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए रखने के आदेश दिए हैं। सीएम ने यह आदेश कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 11 को दिए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के इस समय सूबे के अंदर मारामारी है। राजधानी में क्या है हाल, हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अरशद रजा ने जांच करी है, देखा है, रियलिटी चेक किया है। क्या है तस्वीरें देखिए। शुरू होते ही एक बार फिर से कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दी है। जिस तरीके से जो आंकड़े हैं संक्रमितों के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो मौत की दर है वो भी बढ़ती जा रही है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में हालात इस वक्त बद से बदतर बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों तक हर जगह ऑक्सीजन की कमी है। इस वक्त हम ऑक्सीजन की एक फैक्ट्री के बाहर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि जो लोग हैं वहां पे, ये भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। छोटे बड़े हर तरीके के सिलेंडर्स यहाँ पे मौजूद है जिनमें ऑक्सीजन भरा जा रहा है। जो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई की बात करें तो सप्लाई भी जो नॉर्मल दिन होते हैं उनसे कहीं ज्यादा बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। रेट में भी काफी इजाफा हो चुका है। तो ऐसे में अगर ये बात कहें कि ऑक्सीजन इस कोरोना काल में संजीवनी बूटी के तरीके से काम आ रहा है तो ये गलत नहीं होगा। हम सबको चाहिए कि अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को साफ रखें और अपने परिवार का और अपना खास तौर पर ध्यान रखें। लखनऊ से जनता टीवी के लिए अशरफ रहा। तो ऑक्सीजन का इंतजाम तो सरकार कर ही रही है, आप क्या कर रहे हैं? आपको नियमों की पालना करनी है ताकि आप अपने आप को और अपने लोगों को बचा सकें। कोरोना की दूसरी लहर से बचाने के लिए, जेलों को बचाने के लिए यूपी में एक बार फिर से जगह जगह अस्थायी जेल बनेगी। बंदियों को अब सीधे जेल भेजने की बजाय इन अस्थायी जेलों में रखा जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना के पहले आक्रमण के समय भी यूपी के विभिन्न जिलों में अस्थायी जेलें निर्मित की गई थी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें जिला कारागार या फिर केंद्रीय कारागार में शिफ्ट किया जा रहा था। अब एक बार फिर से पूरे देश के साथ यूपी में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार ने अस्थायी जेलों को दोबारा बनाने के निर्देश दिए हैं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, लेकिन मेरे पीछे लिखा हुआ जो ये मंत्र आप देख पा रहे हैं, मास्क अप नहीं तो लॉकडाउन, मास्क अप जरूर कर लीजिए वरना आंशिक कर्फ्यू लगा हुआ है, आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है, पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का।